बादशाह की अजीबोगरीब परीक्षा। शाही दरबार की भव्यता आज भी वैसी ही थी, पर हवा में एक सूक्ष्म तनाव था। कारण थे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। बादशाह अकबर एक नई समस्या में उलझे थे, सिंहासन की सुरक्षा। एक पड़ोसी रियासत के राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता को चुनौती दी थी। पत्र में लिखा था, हमने सुना है कि आपके पास 9 रत्न हैं। अगर आपके 9 रत्नों में वाकई चमक है तो वे एक ऐसी चीज का आविष्कार करें जिसका कोई अस्तित्व न हो। अगर वो चीज दरबार में पेश नहीं हुई तो हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि ये मानेंगे कि आपकी बुद्धि ने दम तोड़ दिया है। सभी दरबारी, जिनमें मुख्य रूप से दरबारी विद्वान और वित्त मंत्री टोडरमल शामिल थे, इस चुनौती से चिंतित थे। ऐसी कौन सी चीज बनाई जा सकती है जिसका कोई अस्तित्व ही न हो? तभी बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, बादशाह ने एक ठंडी सांस ली। ये चुनौती किसी भी सैनिक आक्रमण से बड़ी है। हमें अपनी बुद्धि का सम्मान बचाना है। क्या तुम 7 दिनों के भीतर कोई ऐसी चीज दरबार में प्रस्तुत कर सकते हो जिसे हमने कभी देखा न हो, जिसके बारे में सुना न हो, और फिर भी वो उपयोगी हो? बीरबल ने सिर झुकाया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की मुस्कान थी। जहां पनाह, आपका सेवक इस कार्य को स्वीकार करता है, लेकिन मुझे 7 दिन और 7 रातों का एकांत चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे हाथ में वो अनोखी चीज होगी जिसकी अपेक्षा शत्रु ने नहीं की होगी। अकबर ने सहमति दे दी। दरबार स्थगित हुआ, लेकिन दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अध्याय 2, नगर में बीरबल का रहस्यमय भ्रमण। बीरबल ने महल छोड़ दिया, लेकिन वो किसी प्रयोगशाला या कार्यशाला में नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने एक आम नागरिक के कपड़े पहने और नगर के सबसे व्यस्त बाजार में जा पहुंचे। उन्होंने कोई सामान नहीं खरीदा, बल्कि सिर्फ 2 चीजें देखी, लोगों की जरूरतें और उनकी मूर्खताएं। 7 दिन तक बीरबल ने शहर के हर कोने का दौरा किया। उन्होंने देखा कि किसान पानी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। उन्होंने देखा कि धनवान लोग किस तरह छोटे छोटे मामलों में भी अपनी संपत्ति की नुमाइश करते हैं। 6ठे दिन शाम को वो शहर के सबसे बाहरी इलाके में पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना, विशाल और गहरा कुआं था। ये कुआं गांव के केंद्र में था और हर कोई इसका उपयोग करता था। बीरबल ने कुएं के किनारे खड़े एक गरीब चरवाहे से पूछा, भाई, तुम इतना थककर क्यों बैठे हो? चरवाहे ने जवाब दिया, क्या बताओ मालिक, इस कुएं का पानी मीठा है, पर इसे निकालना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक पुराना और घिसा हुआ रस्सा था, वो कल टूट गया। अब मेरे पास नया खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पानी सामने है, पर मैं प्यासा हूं। बीरबल ने ध्यान से कुएं को देखा। उसके मुंह पर कोई पुली, घिरनी नहीं थी, बस एक चिकना पत्थर था जिस पर सदियों से रस्सा घिसता रहा था। बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। उन्हें लगा उन्हें अपनी अनोखी चीज मिल गई है। उन्होंने चरवाहे को कुछ सिक्के दिए और कहा, कल सुबह तुम इस कुएं के किनारे मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें पानी निकालने का ऐसा तरीका दूंगा जिसके लिए तुम्हें कभी रस्से की जरूरत नहीं पड़ेगी। अध्याय 3, अनोखी चीज का दरबार में प्रदर्शन। 7वें दिन बीरबल शाही दरबार में लौटे। बादशाह अकबर बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। दरबारी भी उत्सुक थे कि बीरबल ने क्या बनाया होगा। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम सफल हुए? कहाँ है वो अनोखी चीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, वो चीज न केवल मौजूद है, बल्कि वो राज्य की सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। वो चीज है बिना रस्सा का कुआं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई, जो जल्द ही जोरदार हंसी में बदल गई। एक दरबारी ने उपहास किया, बीरबल, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम हमें ये बताने वाले हो कि हमने सदियों से कुएं नहीं देखे? बिना रस्सा का कुआं तो एक टूटा हुआ या परित्यक्त कुआं होता है। ये कोई आविष्कार नहीं है, ये एक समस्या है। अकबर भी हंसते हंसते रुक गए। उन्होंने कहा, बीरबल,
मैं तुमसे एक अनुपयोगी चीज को उपयोगी बनाने की उम्मीद कर रहा था, न कि एक उपयोगी चीज को अनुपयोगी घोषित करने की। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह को एक कागज पर लिखी एक तारीख दिखाई और कहा, जहांपनाह, मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आप अगले दिन शाम तक इस बिना रस्सा के कुएं से केवल हाथों का उपयोग करके एक बाल्टी पानी निकाल सकें, तो मैं अपनी हार मानकर राज्य छोड़ दूंगा। अगर आप नहीं निकाल पाए तो ये सिद्ध होगा कि ये एक ऐसा आविष्कार है जिसने एक समस्या को सुलझाया है। अध्याय 4, बीरबल का अद्वितीय तर्क। अगले दिन शाम को बादशाह अकबर, बीरबल और सभी दरबारी उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। अकबर ने कुएं में देखा। कुआं गहरा था। उन्होंने एक बाल्टी ली और उसे अपने हाथों से कुएं में फेंकने की कोशिश की, लेकिन बाल्टी कुएं के अंदर तो चली गई, पर उसे पकड़कर वापस खींचने का कोई रास्ता नहीं था। यह तो सरासर मूर्खता है, बीरबल, अकबर ने गुस्से में कहा। कोई भी रस्सी या डंडा के बिना बाल्टी वापस नहीं खींच सकता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, जहांपनाह, यही तो मेरी अनोखी चीज है। उन्होंने समझाया, मेरे बादशाह, बिना रस्सा का कुआं वो स्थिति है जब एक गरीब चरवाहा पानी के सामने खड़ा है, लेकिन उसके पास उसे निकालने का साधन, रस्सा, नहीं है। ये कुआं तब तक किसी काम का नहीं है जब तक इसे रस्सा न मिल जाए। मैंने आविष्कार नहीं किया, बल्कि मैंने उस चीज की पहचान की जो मौजूद होकर भी अनुपस्थित है, चरवाहे की जरूरतों के संदर्भ में रस्से का अभाव। उन्होंने आगे कहा, आपके शत्रु ने कहा था कि हमें एक ऐसी चीज का आविष्कार करना है जिसका कोई अस्तित्व न हो और फिर भी वो उपयोगी हो। मैंने ऐसी चीज बनाई है जो है कुआं, पर उपयोगी नहीं है, बिना रस्सा के। बीरबल का न्यायपूर्ण समाधान। जहांपनाह, मेरा सच्चा आविष्कार यह है कि मैंने चरवाहे को रस्से के बिना पानी निकालने की तकनीक दी। बीरबल ने चरवाहे को आगे आने का इशारा किया। चरवाहा मुस्कुरा रहा था। उसने एक बहुत बड़ी और मजबूत कपड़े की थैली ली, उसमें कुछ भारी पत्थर रखे और उसे कुएं में डाल दिया। इसके बाद उसने एक दूसरे लंबे और मजबूत कपड़े के सिरे को थैली के साथ कसकर बांध दिया। जब भारी थैली कुएं के पानी में डूबी तो चरवाहे ने कपड़े का दूसरा सिरा एक किनारे पर फंसा दिया और खाली बाल्टी को कुएं के किनारे से पानी में फेंक दिया। चमत्कार। जब बाल्टी पानी से भर गई तो चरवाहे ने बड़े कपड़े के सहारे फंसी हुई थैली पर जोर लगाया और पानी से भरी बाल्टी किनारे की ओर आ गई। बीरबल ने समझाया, यह कोई स्थायी समाधान नहीं है, पर उस दिन जब चरवाहे के पास रस्सा नहीं था तो उसने कुएं के पानी को अपनी बुद्धिमत्ता से निकाला। मेरा अनोखा कुआं उस दिन बुद्धि की अनुपस्थिति को दर्शाता था, जिसे मैंने उपस्थित कर दिया। आविष्कार रस्से का नहीं, बल्कि आवश्यकता के समय बुद्धि के रस्से का है। निष्कर्ष, बुद्धि ही असली खजाना। अकबर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर बीरबल को गले लगाया। वाह बीरबल, तुम वास्तव में 9 रत्नों में सबसे अनमोल हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि अस्तित्वहीन चीज वो नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देखते, बल्कि वह है समाधान जिसे हम अपनी बुद्धि से नहीं सोचते। बादशाह ने पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया, हमने एक ऐसी चीज बनाई जिसका अस्तित्व केवल मूर्खता में था और हमने उसे अपनी बुद्धि से अस्तित्व मिला दिया। इस कहानी का सार यह है कि बीरबल ने चुनौती को वस्तुगत रूप से नहीं, बल्कि दार्शनिक और व्यावहारिक रूप से समझा। बिना रस्सा का कुआं केवल पानी का कुआं नहीं था, बल्कि ये मनुष्य की उस जरूरत का प्रतीक था जिसका समाधान न होने पर सबसे उपयोगी चीज भी व्यर्थ हो जाती है। बीरबल ने आवश्यकता के समय साधनहीनता को साधनों से जीतने का मार्ग दिखाया। बादशाह की विचित्र चुनौती। शाही दरबार में आज फिर एक नया, अटपटा और असंभव सा लगने वाला सवाल बादशाह अकबर ने पेश किया था। असल में यह सवाल एक पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा भेजे गए दूत ने एक चुनौती के रूप में दिया था, ताकि अकबर के नवरत्नों की बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाया जा सके।
दूत ने गर्व से कहा, जहांपनाह, हमारे राजा ने आपसे एक सरल पर गूढ़ काम करने को कहा है। अगर आपके महान दरबारी ये कर पाए तो वो आपकी श्रेष्ठता को स्वीकार करेंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ कैसी चुनौती? दूत ने शाही फर्श पर, जहां दरबारी बैठते थे, कोयले से एक लंबी सीधी रेखा खींच दी। वो रेखा इतनी लंबी थी कि उसने आधे दरबार को घेर लिया। दूत ने घोषणा की, ये रही चुनौती। इस रेखा को छूना नहीं है, इसे मिटाना नहीं है, इसमें कोई और चिन्ह नहीं बनाना है और इसे किसी भी तरह से काटना नहीं है। फिर भी आपको इसे छोटा करके दिखाना है। दरबार में तत्काल हंसी और फुसफुसाहट का तूफान आ गया। ये क्या मजाक है? बिना छुए कोई रेखा छोटी कैसे हो सकती है? दूत पागल हो गया है। बीरबल को छोड़कर सभी दरबारी और मंत्री इस चुनौती को सुनकर हताश हो गए। मुख्य दरबारी मौलवी ने तो सिर पीट लिया। बादशाह, ये तो जादू टोना है, ये तर्क से परे है। अकबर ने देखा कि उनके नवरत्न पसीना पोंछ रहे हैं। उनकी आंखें बीरबल पर टिकी, जो शांत भाव से न केवल उस लंबी रेखा को देख रहे थे, बल्कि दरबार के हर शख्स की प्रतिक्रिया का भी अवलोकन कर रहे थे। बीरबल, अकबर ने आज्ञा दी, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? अगर तुमने ये कर दिखाया तो न केवल हम अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे, बल्कि पड़ोसी राज्य के राजा की भी बोलती बंद हो जाएगी। बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, ये चुनौती बिल्कुल भी जटिल नहीं है। ये तो केवल देखने के नजरिए का खेल है। आपका ये सेवक अभी आपकी आज्ञा का पालन करता है। अध्याय 2, दूत का उपहास और बीरबल की चाल। बीरबल ने आगे बढ़कर दूत से कहा, बंधु, क्या आप हमें ये अनुमति देते हैं कि हम आपकी खींची हुई रेखा के पास एक अन्य कार्य करें? दूत ने बीरबल की शांति को घमंड समझा। उसने उपहास करते हुए कहा, करो जो करना है। तुम अपनी 20 और रेखाएं खींच लो, पर शर्त यह है कि हमारी इस पहली रेखा को छूना नहीं है, मिटाना नहीं है और काटना नहीं है। अगर आपकी रेखा छोटी हो गई तो हम आपको बुद्धिशाली मानेंगे। दूत को लगा कि बीरबल जरूर कोई रेखा खींचकर उसे मिटाकर छोटा करने की कोशिश करेंगे, या उसके पास कोई ऐसा जादुई यंत्र होगा जो दूर से रेखा को छोटा कर देगा। बीरबल ने अपने सेवक को इशारा किया। सेवक तुरंत एक लंबा, मजबूत बांस का डंडा लाया, जिसके एक सिरे पर चारकोल का एक बड़ा टुकड़ा बंधा था। बीरबल ने दूत की खींची हुई रेखा के समानांतर, उससे थोड़ी दूरी पर, लेकिन ठीक उसके ऊपर से जाते हुए डंडा घुमाया। तख्त पर बैठे बादशाह के सामने बीरबल ने दूत की रेखा से काफी लंबी एक दूसरी मोटी रेखा खींच दी। अब दरबार के फर्श पर 2 रेखाएं थी। दूत की खींची हुई मूल रेखा, ओरिजिनल लाइन, बीरबल की खींची हुई नई विशाल रेखा, न्यू मच लॉन्गर लाइन। दरबार में पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छा गया। दूत खुशी से हंसने लगा। दरबारी एक दूसरे को घूरने लगे। बीरबल, क्या तुम सच में पागल हो गए हो? तुमने तो उसे और बड़ी रेखा खींच दी। अकबर भी चिंतित हुए। बीरबल, ये क्या कर रहे हो? तुमने तो चुनौती को और मुश्किल बना दिया। अध्याय 3, बीरबल का अद्भुत और मजेदार समाधान। जब दूत का उपहास चरम पर पहुंच गया, तब बीरबल ने बड़े ही शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में अपनी नई रेखा की ओर इशारा किया और बादशाह अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, देखिए, आपकी चुनौती पूरी हुई। पड़ोसी राजा की खींची हुई रेखा हमारी रेखा से स्वतः ही छोटी हो गई है। दूत हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी रेखा और बीरबल की रेखा को बारी बारी से देखा। मूल रेखा दूत की छोटी लग रही थी। नई रेखा बीरबल की उससे बहुत लंबी थी। बीरबल ने दूत से पूछा, बंधु, क्या मैंने आपकी रेखा को छुआ? दूत, नहीं। बीरबल, क्या मैंने आपकी रेखा को मिटाया? दूत, नहीं। बीरबल, क्या मैंने इसमें कोई चिन्ह बनाया या इसे काटा? दूत, नहीं। तब देखिए, बीरबल ने विजय मुद्रा में कहा, आपकी रेखा अभी भी वैसी की वैसी है।
लेकिन हमारी दूसरी रेखा के सामने वो अपने आप छोटी हो गई है। ये समाधान इतना सरल और इतना मजेदार था कि दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने जोर से तालियां बजाईं और बोले, अद्भुत! बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी चीज को छोटा करने के लिए उसे नष्ट करना जरूरी नहीं। उसे उससे बड़ी चीज के बगल में रखकर भी छोटा दिखाया जा सकता है। निष्कर्ष, दृष्टिकोण की शक्ति। पड़ोसी राजा का दूत शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। उसे यकीन हो गया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को तर्क या बल से नहीं हराया जा सकता, बल्कि केवल उनकी अपनी चतुराई से ही जीता जा सकता है। अकबर ने बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी थैली भेंट की और कहा, बीरबल, तुम्हारी इस चाल में एक बहुत बड़ी सीख छिपी है। तुम हमें ये बताते हो कि जीवन की किसी भी समस्या को हल करने के लिए हमें समस्या को छूने की बजाय अपने समाधान को समस्या से बड़ा कर देना चाहिए। जब हमारा समाधान, हमारी बुद्धि या हमारी मेहनत समस्या से बड़ी होती है, तो समस्या अपने आप छोटी लगने लगती है। इस कहानी की मजेदार चालाकी यही है कि बीरबल ने भौतिकी के नियम नहीं बदले, बल्कि उन्होंने तुलना, कंपैरिजन के नियम का उपयोग किया, जो कि मनुष्य की धारणा पर आधारित होता है। यह दर्शाता है कि जीवन में समस्याओं को मिटाने से ज्यादा आसान है उनसे बड़े और प्रभावी समाधान पेश करना। काल्पी नगर का मौन और बुनकर तानसेन। नगर और संकट। काल्पी, प्राचीन नाम कल्पप्रिया, यमुना नदी के किनारे बसा एक छोटा समृद्ध नगर था। यह अपनी बारीक बुनाई और विशेष काल्पी मलमल के लिए प्रसिद्ध था, जिसके कपड़े इतने महीन होते थे कि पूरी एक थान अंगूठी के छेद से निकल जाती थी। लेकिन पिछले एक वर्ष से काल्पी पर एक अजीबोगरीब संकट मंडरा रहा था। समय की शिथिलता, दी स्लोइंग ऑफ टाइम। घड़ियां अक्सर थम जाती थी। अनाज जल्दी पकता नहीं था। बच्चों का विकास धीमा हो गया था। सबसे अजीब बात यह थी कि जब लोग एक सप्ताह पहले की घटना याद करते, तो वो उन्हें एक महीना पुरानी लगती थी, मानो स्मृति और समय का तालमेल टूट गया हो। मुख्य पात्र का परिचय। इस नगर में रहता था तानसेन। तानसेन नाम केवल एक साधारण व्यक्ति का नाम है, प्रसिद्ध गायक का नहीं। तानसेन न तो दरबारी था, न कोई जादूगर। वो बस एक बुनकर था, काल्पी का सबसे कुशल। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष थी। उसकी दाढ़ी भूरी होने लगी थी और उसकी आंखें हमेशा उसकी करघे की धागों की जटिल बुनाई पर टिकी रहती थी। तानसेन की पत्नी पद्मिनी अक्सर उससे कहती थी कि वो करघे के धागों में इतना खोया रहता है कि उसे दुनियादारी की कोई खबर नहीं रहती। तानसेन की बुनाई की कला ही उसकी अनोखी चीज थी। वो केवल कपड़े नहीं बुनता था, वो उनमें लय बुनता था। उसके कपड़े पहनने पर शांति मिलती थी। एक स्वप्निल दृश्य। एक रात जब तानसेन अपने पुराने खटखटाते करघे पर काम कर रहा था, उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि समय की एक अदृश्य बारीक सुई है, जो कपड़े के ताने बाने की तरह पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। उसने देखा कि इस सुई पर धूल की मोटी परत जम गई है, जिसके कारण सुई धीमी हो गई है और धागे ढीले पड़ गए हैं। फिर सपने में एक बूढ़ी ज्ञानवान महिला प्रकट हुई, जिसके हाथ में एक प्राचीन चरखा था। उसने तानसेन से कहा, बुनकर, काल्पी का मलमल नहीं, बल्कि काल का मलमल बुना गया है। तुम्हें अपने सबसे उत्तम धागे से समय की उस सुई को साफ करना होगा। जाओ, कनक धागा खोजो, जो केवल शांत विचार की ऊंचाई पर मिलता है। तानसेन की नींद खुली। करघे की खटखटाहट अब उसे केवल लकड़ी का शोर नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के धीमे पड़ चुके स्पंदन की तरह लगी। अध्याय 2, शांत विचार की खोज और गुरु का रहस्य। कनक धागा क्या है? तानसेन समझ गया कि कनक धागा, स्वर्ण धागा, कोई भौतिक धागा नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा साधन था जो शुद्धता और गति, प्योरिटी एंड वेलोसिटी का प्रतीक हो। शांत विचार की ऊंचाई का अर्थ भी कोई पहाड़ की चोटी नहीं,
बल्कि मन की उच्चतम एकाग्रता थी। उसने अपनी पत्नी को स्वप्न के बारे में बताया। पद्मिनी, जो हमेशा व्यावहारिक थी, ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन तानसेन की आंखों में असाधारण दृढ़ता देखकर वो शांत हो गई। तानसेन ने अपने गुरु, एक वृद्ध सूफी संत के पास जाने का निर्णय लिया, जो नगर से दूर एक झोपड़ी में रहते थे और कभी किसी से बात नहीं करते थे, केवल इशारों में ज्ञान देते थे। गुरु की परीक्षा। तानसेन गुरु के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने तानसेन को एक खाली हथेली दिखाई। तानसेन उलझन में पड़ गया। तानसेन ने सोचा, शायद गुरु कह रहे हैं कि उसके पास अभी कुछ नहीं है। उसने अपने घर की चाबी देने की कोशिश की। गुरु ने सिर हिला दिया। उसने अपनी सबसे बेहतरीन बुनी हुई मलमल का टुकड़ा भेंट किया। गुरु ने फिर सिर हिला दिया। गुरु ने फिर से खाली हथेली दिखाई, इस बार तानसेन की ओर प्रश्न के भाव से देखते हुए। तानसेन को याद आया कि गुरु अक्सर कहते थे, जीवन में सबसे कीमती चीज वह है जो तुम्हारे पास होकर भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। तानसेन को अचानक समझ आया। उसने खाली हथेली को छुआ और धीरे से कहा, विचार, थॉट। गुरु ने तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर ली और फिर उसे खोला। मुट्ठी अब भी खाली थी, लेकिन गुरु के चेहरे पर एक मुस्कान थी। गुरु ने पहली बार आवाज में कहा, सही है, कनक धागा भौतिक नहीं, विचार की गति है। लेकिन ये गति तभी पैदा होती है जब विचार शून्य में हो। उस स्थान पर जाओ जहां समय का कोई उपयोग नहीं, और वहां शांत विचार का धागा बुनो। अध्याय 3, शून्य में समय का उपयोग। तानसेन ने गुरु को धन्यवाद दिया और वापस आया। वो जानता था कि काल्पी के शोर भरे बाजार में या अपने घर के करघे पर वो शांत विचार नहीं पा सकता। उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां समय का कोई माप न हो। तानसेन ने नगर के सबसे ऊंचे और पुराने शमशान घाट को चुना। ये जगह वीरान थी। यहां न कोई घड़ी थी, न कोई सूर्य घड़ी, सनडायल, न ही लोगों के जीवन की दौड़। ये वो जगह थी जहां समय समाप्त होता था। वो वहां पहुंचा और अपने साधारण करघे को स्थापित किया। ध्यान और बुनाई का मेल। तानसेन ने बुनाई शुरू की। ये कोई साधारण कपड़ा नहीं था। वो हर धागे को डालते समय अपने मन में एक ही विचार को पिरो रहा था, शुद्धि, संतुलन, गति। शमशान घाट की रातें शांत थी। तानसेन ने पाया कि जैसे जैसे वो मन को शांत करता गया, उसके धागों की बुनाई में एक अजीब सी चमक आने लगी। वो चमक साधारण सुनहरी नहीं थी, वो विचार की चमक थी, शांत, तेज और अविचल। वो चमक जो केवल कनक धागा हो सकती थी। उसने लगातार 3 दिन और रातें काम किया, न खाया, न सोया। वो अपनी उच्चतम एकाग्रता की स्थिति में था, जहां उसे केवल धागे और मन की लय का अनुभव हो रहा था। अध्याय 4, काल का मलमल और सुई का शुद्धिकरण। कपड़े का निर्माण। चौथे दिन सुबह तानसेन का काम पूरा हुआ। उसने एक छोटा लेकिन चमकदार कपड़ा बुना था, जो छूने पर रेशम जैसा मुलायम था, लेकिन उसमें एक स्थिर ऊर्जा थी। ये कपड़ा इतना पारदर्शी था कि उसमें से दूसरी तरफ की दुनिया दिखती थी, फिर भी इतना ठोस था कि उसे मोड़ा नहीं जा सकता था। यही था काल का मलमल, दी मसलिन ऑफ टाइम, जिससे कनक धागा निकला था। तानसेन ने उस बुने हुए कपड़े से एक अति बारीक, लगभग अदृश्य धागा निकाला। यह धागा सचमुच स्वर्ण जैसा चमक रहा था, लेकिन ये ऊष्मा नहीं, बल्कि शांत विचार की ठंडी ऊर्जा विकिरण कर रहा था। वो तुरंत नगर की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंचा। सुई का रहस्य। मीनार के शीर्ष पर तानसेन ने ब्रह्मांड की ओर देखते हुए अपने मन की आंखों से उस समय की सुई को खोजने की कोशिश की जिसे उसने सपने में देखा था। गहन ध्यान में उसे एहसास हुआ कि समय की सुई कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी के हृदय की धड़कन की लय में स्थित है। जब सब लोग चिंतित थे,
डरे हुए थे और अराजकता में थे, तो उनकी सामूहिक गति की लय धीमी पड़ गई थी। ये सामूहिक शिथिलता ही वो धूल थी जिसने सुई को धीमा कर दिया था। तानसेन ने अपनी बुनी हुई कनक धागा, शांत विचार का धागा, लिया। उसने धागे को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी एकाग्रता उस धागे में डाल दी और आंखें बंद कर ली। शुद्धि की क्रिया। जैसे ही तानसेन ने शांत विचार को ब्रह्मांड में भेजा, अदृश्य रूप से उसका कनक धागा हर नागरिक के हृदय की धड़कन के पास पहुंचा। धागे की शुद्ध शांत गति ने सामूहिक लय पर जमी चिंता और अराजकता की धूल को धीरे धीरे साफ करना शुरू कर दिया। ये कोई जादू नहीं था, ये सामूहिक चेतन को एक स्थिर शुद्ध विचार से प्रभावित करने का कार्य था। अध्याय 5। कालपी में समय की वापसी। परिणाम। मिनटों के भीतर कालपी नगर में परिवर्तन शुरू हो गया। जो बच्चे खेल रहे थे, उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उनके पैर पहले से ज्यादा तेजी से चल रहे हैं। जो रसोइया चावल पका रहा था, उसने देखा कि चावल कुछ ही पलों में पूरी तरह पक गया। अस्त व्यस्त घड़ियां फिर से टिक टिक की एक समान लय में चलने लगी। लोगों ने राहत की सांस ली। उनकी स्मृतियां वापस तालमेल में आ गई। एक सप्ताह पहले की घटना अब फिर से एक सप्ताह पुरानी लगने लगी। तानसेन की वापसी। तानसेन मीनार से नीचे उतरा। उसका काम पूरा हो चुका था। उसके हाथ में अब केवल साधारण फीका पड़ा हुआ धागा था। कनक धागा अब अपना काम कर चुका था। जब वो घर लौटा तो उसकी पत्नी पद्मिनी दौड़ी आई। तानसेन, तुम कहाँ थे? समय फिर से सही हो गया है। तानसेन ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखा। वो कुछ नहीं बोला। वो जानता था कि उसने न कोई राजा का काम किया, न कोई रानी का, न कोई जादू टोना। उसने केवल मनुष्य के सबसे शक्तिशाली हथियार, शांत विचार, का उपयोग किया था। मुगल दरबार की भव्यता में जहां बादशाह अकबर का सिंहासन चमकता था, वही दो बुद्धिमत्ता के सितारे भी चमकते थे, बीरबल और मुल्ला दो प्याजा। जहां बीरबल की बुद्धिमत्ता हमेशा निस्वार्थ और रचनात्मक होती थी, वहीं मुल्ला की बुद्धि ईर्ष्या और षड्यंत्र से प्रेरित होती थी। मुल्ला दो प्याजा पिछले कुछ समय से इस बात से बहुत परेशान था कि अकबर हर छोटी बड़ी समस्या में सिर्फ बीरबल को ही याद करते थे। उसे लगता था कि वो स्वयं बीरबल से कम नहीं, लेकिन उसकी किस्मत बीरबल जैसी नहीं है। एक दिन जब बादशाह अकबर अपनी घनी करीने से सवारी गई दाढ़ी पर गर्व से हाथ फेर रहे थे, तो मुल्ला के मन में एक शैतानी विचार आया। मुल्ला ने सोचा, क्यों न बादशाह को एक ऐसी स्थिति में डाला जाए जहां केवल मैं ही उन्हें बचा सकूं। अगर बादशाह किसी बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं और मैं उन्हें बचा लेता हूं, तो बीरबल की पूछ कम हो जाएगी। और मुल्ला ने जो बड़ी मुश्किल चुनी, वो थी बादशाह की दाढ़ी, उनके सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक। मुल्ला ने दरबार के शाही नाई को बुलाया, जो बहुत ही बूढ़ा और वफादार था। सुनो नाई, मुल्ला ने फुसफुसाते हुए कहा, बादशाह चाहते हैं कि उनकी दाढ़ी को थोड़ा अद्वितीय आकार दिया जाए। तुम्हें कल दाढ़ी बनाते समय दाढ़ी के एक तरफ के बाल थोड़े छोटे और दूसरे तरफ के बाल थोड़े लंबे रखने होंगे। ये एक नया शाही फैशन है जिसे बादशाह चुपके से शुरू करना चाहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सोने के 100 सिक्के दूंगा। नाई, जो मुल्ला को बादशाह का एक विश्वसनीय सलाहकार मानता था, डरते हुए भी इस काम के लिए तैयार हो गया। अध्याय 2। नाई की गलती और बादशाह का गुस्सा। अगली सुबह शाही नाई ने थरथराते हाथों से बादशाह अकबर की दाढ़ी संवारना शुरू किया। मुल्ला दो प्याजा दूर कोने में खड़ा आंखें गड़ाए देख रहा था। नाई मुल्ला के निर्देशों का पालन करते हुए दाढ़ी के एक तरफ के बाल जानबूझकर थोड़े ज्यादा काट दिए। फिर जब वो दूसरी तरफ आया तो उसने उन्हें मुल्ला के निर्देशानुसार थोड़ा लंबा रखा। जब अकबर आईने के सामने आए तो वो स्तब्ध रह गए। उनकी दाढ़ी भयानक रूप से असंतुलित, लॉपसाइडेड,
लग रही थी। एक तरफ छोटी और पतली, दूसरी तरफ लंबी और मोटी। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये क्या गुस्ताखी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी दाढ़ी को बिगाड़ने की? नाई डर के मारे कांपते हुए मुल्ला के पास भागा और चीखा, जहां पनाह, मेरी गलती नहीं, ये तो मुल्ला साहब का आदेश था। उन्होंने कहा था कि ये एक नया शाही फैशन है। जो जो बादशाह ने मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा। मुल्ला का रंग उड़ चुका था, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। जहां पनाह, ये नाई झूठ बोल रहा है। ये बीरबल का भेजा हुआ जासूस है जो मुझे बदनाम करना चाहता है। मेरी तो बस ये सलाह थी कि दाढ़ी को थोड़ा तराशा जाए। इस नासमझ ने उसका ये हाल कर दिया। बादशाह का गुस्सा सातवें आसमान पर था। शाही सम्मान को ठेस पहुंची थी। उन्होंने नाई को कारागार में डालने का आदेश दिया और मुल्ला पर शक करते हुए उसे भी नजरबंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने दरबारियों से पूछा, इस समस्या का समाधान क्या है? अगर हम इस दाढ़ी को छोटा करते हैं तो हमारे पास दाढ़ी नहीं रहेगी। अगर हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम हास्यास्पद दिखेंगे। एक दरबारी ने सलाह दी, हुजूर, आप पूरी दाढ़ी मुंडवा लीजिए और अगले कुछ महीनों तक बिना दाढ़ी के रहिए। अकबर चिल्लाए, नहीं, दाढ़ी मुंडवाने का मतलब है कि हमने हार मान ली। तभी अकबर को बीरबल की याद आई, जो इन सभी घटनाओं से दूर चुपचाप खड़े थे। बीरबल, अकबर ने हुक्म दिया। अध्याय 3, बीरबल की अजीबोगरीब चाल। बीरबल आगे बढ़े और उन्होंने अकबर की असंतुलित दाढ़ी को ध्यान से देखा। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, मुल्ला की साजिश चाहे जो भी हो, समस्या ये है कि दाढ़ी अब अतीत बन चुकी है और आप इसे वर्तमान में ठीक करना चाहते हैं। इसे ठीक करने का एक ही तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको एक और दाढ़ी का त्याग करना होगा। अकबर, एक और दाढ़ी? इसका क्या मतलब? बीरबल, बीरबल, मेरा मतलब है कि आपको शाही नाई शमशेर को एक मौका देना होगा। न केवल मौका, बल्कि उसे 3 और दाढ़ियों पर अपने औजार चलाने की अनुमति देनी होगी। इन 3 दाढ़ियों को अगर वो पूरी तरह से बिगाड़ दे, तब भी उसे कोई सजा नहीं मिलेगी। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा, जो नजरबंदी में था, उसे ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ। बीरबल, तुम पागल हो गए हो। तुम चाहते हो कि वो नाई और 3 दाढ़ियां बर्बाद करे? वह भी किस लिए? बादशाह ने पूछा। बीरबल, हुजूर, नाई ने दाढ़ी को नहीं बल्कि विश्वास को काटा है। जब नाई को यह डर होता है कि अगर वो थोड़ी भी गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी, तो उसके हाथ कांपते हैं। अब वो अति सावधानी बरतेगा और भी बिगाड़ेगा। हमें उसका आत्मविश्वास वापस लाना है और उसे सिखाना है कि सटीकता डर से नहीं बल्कि एकाग्रता से आती है। अकबर बीरबल के तर्क की गहराई को समझते हुए अनिच्छा से सहमत हो गए। अध्याय 4, मुल्ला की दाढ़ी का बलिदान। बीरबल ने शाही नाई शमशेर को जेल से रिहा करवाया और उसे समझाया कि बादशाह उससे नाराज नहीं है, बल्कि वो उसकी कला को आजमाना चाहते हैं। बीरबल ने 3 लोगों को चुना जिनकी दाढ़ी शमशेर को काटनी थी। स्वयं बीरबल, शाही रसोइया जो दाढ़ी बढ़ाने का शौकीन था, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये सुनकर सदमे में आ गया। क्या, मेरी दाढ़ी? ये कैसी गुस्ताखी है? बीरबल, ये तुम्हारी निजी दुश्मनी है। बीरबल मुस्कुराए, नहीं मुल्ला साहब, ये तो न्याय है। नाई ने कहा कि उसने आपकी बात मानी थी। अब वो आपकी दाढ़ी को अपने मनचाहे आकार में काटेगा, ताकि उसे पता चले कि डर से मुक्त होकर काम करना कैसा लगता है। मुल्ला को विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। शाही फरमान था। सबसे पहले नाई ने बीरबल की दाढ़ी पर अपनी कैंची चलाई। बीरबल ने नाई को पूरी स्वतंत्रता दी। नाई ने बीरबल की दाढ़ी को थोड़ा तिरछा, थोड़ा नुकीला आकार दिया। ये दाढ़ी मजेदार तो थी, पर संतुलित नहीं थी। फिर नाई ने रसोइये की दाढ़ी को अजीब गोलमटोल आकार दिया,
जिससे रसोइया किसी जंगली भालू जैसा दिखने लगा। अब बारी थी मुल्ला दो प्याजा की। मुल्ला चीख रहा था, मैं विरोध करता हूं, ये असंवैधानिक है। बीरबल, तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन अकबर ने इशारा किया और नाई ने मुल्ला की दाढ़ी पर काम शुरू किया। नाई अब डर से मुक्त था। उसने मुल्ला की लंबी दाढ़ी को जानबूझकर अत्यंत भद्दा आकार दिया। उसने बीच में से एक बड़ा हिस्सा काट दिया और दोनों किनारों को छोड़ दिया, जिससे मुल्ला का चेहरा बंदर जैसा दिखने लगा। मुल्ला चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। अध्याय 5, दाढ़ी का संतुलन और बीरबल का अंतिम न्याय। जब तीनों, बीरबल, रसोइया और मुल्ला, एक साथ दरबार में पेश हुए तो हंसी का ऐसा तूफान आया कि पूरा महल गूंज उठा। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल की दाढ़ी असामान्य थी, रसोइये की दाढ़ी हास्यास्पद थी, मुल्ला की दाढ़ी भयानक थी। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, तुम सिद्ध हो गए, पर तुमने हमारी दाढ़ी का समाधान नहीं किया। तुमने तो और 3 दाढ़ियां बर्बाद कर दी। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, यही मेरा समाधान है, जहांपनाह। मुल्ला ने आपकी दाढ़ी को असंतुलित किया, जिससे आपको अपमान महसूस हुआ। लेकिन अब दरबार में 3 और असंतुलित दाढ़ियां हैं, और मुल्ला की दाढ़ी तो सबसे भद्दी है। बीरबल ने समझाया, तुलना का प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ कंपैरिजन। जहां पर आपकी दाढ़ी अभी भी असंतुलित है, लेकिन अब आपके पास तुलना करने के लिए 3 और हास्यास्पद दाढ़ियां हैं। जब बादशाह के साथ मुल्ला दो प्याजा जैसा दरबारी भी ऐसी ही खराब दाढ़ी में होगा, तो लोगों का ध्यान बादशाह के अपमान से हटकर मुल्ला की मूर्खता पर केंद्रित हो जाएगा। आपकी दाढ़ी अब सिर्फ एक अन्य भद्दी दाढ़ी है, शाही अपमान नहीं। नाई का आत्मविश्वास, द बार्बर्स कॉन्फिडेंस। नाई अब जान गया है कि गलती करने पर भी उसे माफी मिल सकती है। अगली बार जब वो आपकी दाढ़ी संवारेगा तो वो आत्मविश्वास से काम करेगा और सटीकता स्वाभाविक रूप से आएगी। साजिश का दंड, द पनिशमेंट फॉर प्लॉटिंग। और मुल्ला दो प्याजा को उसकी साजिश का दंड मिल गया। उसकी अपनी ही दाढ़ी को काट दिया गया, जिसे वो बहुत संजोता था। ये उसके लिए बीरबल के अपमान से बड़ी सजा है। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई और न्याय से अभिभूत हो गए। उन्होंने समझा कि बीरबल ने समस्या को भौतिक रूप से ठीक नहीं किया, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से उसका संदर्भ बदल दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम दाढ़ी नहीं संवारते, तुम तो बुद्धि की कैंची से पूरे दरबार के मनोबल को संवार देते हो। मुल्ला दो प्याजा को अपनी दाढ़ी को वापस बढ़ने तक सार्वजनिक रूप से हास्यास्पद दिखने की सजा मिली, और उसने कसम खाई कि वो भविष्य में बीरबल के खिलाफ कोई साजिश नहीं रचेगा। एक अनूठी दाढ़ी और एक नया मुल्ला। शाही दरबार में आज हवा कुछ अलग थी। बादशाह अकबर की घनी संवरी हुई दाढ़ी हमेशा उनके व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु रही थी, लेकिन आज वो दाढ़ी थोड़ी अजीब लग रही थी। वो थोड़ी असंतुलित थी, मानो कहीं से थोड़ी ज्यादा कट गई हो। इसका कारण था एक नया नाई, जिसका नाम शमशेर था। शमशेर को मुल्ला दो प्याजा ने दरबार में पेश किया था, जो बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर हमेशा ढूंढता रहता था। मुल्ला ने शमशेर को इस दावे के साथ पेश किया था कि वो इतना कुशल है कि बंद आंखों से भी शाही दाढ़ी को सही आकार दे सकता है। जाहिर है, शमशेर की अतिआत्म विश्वास और मुल्ला की साजिश के कारण दाढ़ी थोड़ी बिगड़ गई थी। बादशाह अकबर असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने दरबार की ओर देखा। सभी दरबारी, यहां तक कि मुल्ला भी, अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। बादशाह ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, तुम इस असुविधा पर मुस्कुरा रहे हो, जबकि तुम्हें पता है कि ये दाढ़ी हमारे शाही सम्मान का प्रतीक है। बताओ, इस दाढ़ी को ठीक करने का उपाय क्या है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। जहांपनाह, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं क्योंकि इस समस्या की जड़ उस नाई की अत्यधिक प्रशंसा में है जो मुल्ला साहब ने की।
रही बात उपाय की, तो ये दाढ़ी वापस तो नहीं उगाई जा सकती, लेकिन इसका दार्शनिक रूप बदला जा सकता है। मुल्ला दो प्याजा तुरंत उछल पड़ा। क्या बात करते हो बीरबल, तुम दाढ़ी के बारे में दर्शन की बातें करोगे? ये सिर्फ बाल है जिन्हें काटा गया है, कोई गूढ़ रहस्य नहीं। बादशाह ने बीरबल को मुल्ला की बात अनसुनी करने का इशारा किया। अध्याय 2, बीरबल का संवारने का प्रस्ताव। बीरबल ने अकबर से एक अजीबोगरीब निवेदन किया। हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि ये असंतुलित दाढ़ी आपको फिर से असहज न करे, तो आपको एक बड़ा त्याग करना होगा। बादशाह, कैसा त्याग? बीरबल, आपको मुझे 7 दिन का समय देना होगा, और इन 7 दिनों में कोई भी दरबारी या मुल्ला आपके पास संवारने की बात नहीं करेगा, और आपको दाढ़ी को बिल्कुल भी छूना नहीं है। इसके अलावा आपको मुझे उस नए नाई शमशेर के साथ 3 घंटे अकेले बिताने की अनुमति देनी होगी। मुल्ला दो प्याजा फिर बोला, 3 घंटे? क्या तुम कोई जादू टोना करने वाले हो? बीरबल, दाढ़ी को ठीक करने के लिए 3 घंटे क्यों? बीरबल ने शांत रहकर जवाब दिया, मुल्ला साहब, मैं केवल जड़ को ठीक कर रहा हूं, फल को नहीं। इस समस्या की जड़ दाढ़ी में नहीं, बल्कि उस बुद्धि में है जिसने इसे काटा है। अकबर ने उत्सुकता से सहमति दे दी। अध्याय 3, दाढ़ी की जड़ और नाई का सबक। बीरबल ने नाई शमशेर को अपने साथ एकांत कमरे में ले लिया। नाई बहुत डर रहा था। उसे लगा कि बीरबल उसे बादशाह की दाढ़ी बिगाड़ने के लिए सजा देंगे। बीरबल ने नाई से कहा, डरने की जरूरत नहीं शमशेर, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें केवल एक कला सिखाऊंगा जिसे मैंने बादशाह की सेवा में रहते हुए सीखा है। नाई, कौन सी कला वजीर साहब? बीरबल, वो कला है संतुलन। जब तुम शाही दाढ़ी को संवार रहे थे तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी? नाई, शायद मैंने कैंची थोड़ी ज्यादा चला दी। बीरबल, नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने केवल दाढ़ी को देखा, चेहरे को नहीं। तुमने केवल भाग को देखा, पूर्ण को नहीं। तुमने दाढ़ी को संवारने के बजाय उसे हटाने पर जोर दिया। बीरबल ने फिर नाई से एक विचित्र काम करवाया। बीरबल ने नाई को अपने सामने एक कागज पर 2 सीधी बराबर की रेखाएं खींचने को कहा। नाई ने खींची। बीरबल, अब इस पहली रेखा को बिना छुए या काटे इससे छोटी करके दिखाओ। नाई, ये असंभव है जनाब। अगर मैं इसे छोटा करना चाहता हूं तो मुझे इसे काटना पड़ेगा या मिटाना पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए दूसरी रेखा के ठीक बगल में उससे एक बहुत लंबी तीसरी रेखा खींच दी। बीरबल, देखो शमशेर, अब पहली रेखा दूसरी रेखा के सामने कैसी लग रही है? नाई, अजीब, ये अब अचानक छोटी लग रही है, जबकि मैंने इसे छुआ भी नहीं। बीरबल, बिल्कुल सही, यही शाही सेवा की कला है। समस्या को छूने के बजाय उसके संदर्भ को बदल देना। बीरबल ने नाई को 2 और घंटे तक हाथों की स्थिरता और निगाहों की एकाग्रता का अभ्यास कराया, जिससे उसका आत्मविश्वास और सटीकता बहाल हो गई। उन्होंने नाई को समझाया कि असली कला काटना नहीं, बल्कि संतुलित करना है। अध्याय 4, दरबार में दाढ़ी का अंतिम संवरना। 7वें दिन दरबार फिर लगा। बादशाह की दाढ़ी पिछले 6 दिनों में हल्की बढ़ गई थी, लेकिन उसका असंतुलन अब भी स्पष्ट था। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारा त्याग का समय पूरा हुआ, क्या अब तुम इस दाढ़ी को ठीक कर सकते हो? बीरबल, जी जहांपनाह, मैंने दाढ़ी को नहीं, बल्कि दाढ़ी को काटने वाले के विचार को ठीक कर दिया है। अब मैं नाई शमशेर को बुलाता हूं। शमशेर आगे आया। वो अब घबराया हुआ नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। बीरबल ने नाई से कहा, शमशेर, अब तुम दाढ़ी संवारो, लेकिन याद रखो, तुम केवल बाल नहीं काट रहे हो, तुम संतुलन स्थापित कर रहे हो। शमशेर ने बड़ी सावधानी से कैंची उठाई।
उसने सबसे पहले दाढ़ी के छोटे हिस्से को और नहीं छुआ, बल्कि उसने दाढ़ी के दूसरे बड़े हिस्से के निचले किनारों को इतना धीरे और कलात्मक रूप से संवारा कि दाढ़ी का असंतुलन आंखों से ओझल हो गया। उसने दाढ़ी को बिल्कुल बराबर नहीं किया, बल्कि उसे इस तरह से आकार दिया कि वो चेहरे की मजबूत बनावट पर बिल्कुल समान और स्वाभाविक लगे। जब काम पूरा हुआ तो दरबार में एक गहन सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर ने आईना देखा। उनकी दाढ़ी परिपूर्ण नहीं थी, लेकिन वो संतुलित थी। जो असुविधा 6 दिन पहले थी, वो अब नहीं थी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी चकित रह गए। निष्कर्ष, ज्ञान की कैंची। बादशाह अकबर ने शमशेर को बहुमूल्य उपहार दिए और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, ये जादू कैसे हुआ? तुमने दाढ़ी को न तो बढ़ाया, न ही पूरी काटा, फिर भी असंतुलन खत्म हो गया। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने शमशेर को सिखाया कि समस्या की जड़ को मिटाना नहीं, बल्कि उसके संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को बदलना चाहिए। मैंने दाढ़ी को बराबरी के बजाय संतुलन का पाठ पढ़ाया। दाढ़ी का जो हिस्सा ज्यादा कट गया था, उसे छूने के बजाय मैंने दूसरे बड़े हिस्से को उस छोटी चीज के संदर्भ में व्यवस्थित किया। यही जहांपनाह की दाढ़ी का रहस्य है। जीवन की किसी भी कमी को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बुद्धि और संतुलन से इस तरह संवारा जा सकता है कि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। समस्या की जड़ हमेशा उस चीज में नहीं होती जिसे हम देखते हैं, बल्कि उस असंतुलित विचार में होती है जिसे हम उसे देते हैं। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को सलाम किया। उन्होंने जान लिया कि बीरबल ने केवल दाढ़ी नहीं संवारी, बल्कि उनके शाही आत्मविश्वास को भी संवार दिया था। बादशाह का दार्शनिक सवाल। एक सुनहरी सुबह बादशाह अकबर अपने 9 रत्नों के साथ राजमहल के एक शांत बरामदे में बैठे थे। सूरज की रोशनी ने परिसर को सोने सा रंग दिया था। बादशाह किसी गहरी सोच में थे। तानसेन, अकबर ने कहा, तुम अपनी कला से हर राग को एक रंग दे देते हो। टोडरमल, तुम गणित से धन को एक रूप देते हो। और बीरबल, उन्होंने अपनी नजर बीरबल पर टिकाई, तुम अपनी बुद्धि से हर समस्या को एक आकार देते हो। अकबर ने गहरी सांस ली। पर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मनुष्य के भीतर की सबसे शुद्ध चीज, यानी आत्मा, सोल, का रंग क्या है? अगर कोई चित्रकार आत्मा को कैनवास पर उतारना चाहे, तो वो कौन सा रंग भरेगा? दरबार में तुरंत दार्शनिक बहस छिड़ गई। विद्वान पंडित, जहांपनाह, आत्मा शुद्ध श्वेत, वाइट होती है क्योंकि ये पाप रहित है। काजी, नहीं हुजूर, आत्मा का रंग पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट है क्योंकि ये भौतिक नहीं है। सेनापति, जहांपनाह, यह रक्तलाल, ब्लड रेड है क्योंकि बिना आत्मा के जीवन में शक्ति नहीं। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। बादशाह ने बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो? बीरबल, तुम तो हर गूढ़ रहस्य का उत्तर मजाकिया अंदाज में देते हो। बताओ, आत्मा का रंग क्या है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आत्मा का रंग बताना सरल है, लेकिन उसे दिखाना असंभव। मुझे इस रहस्य को वैज्ञानिक तरीके से सिद्ध करने के लिए 3 दिन और 1000 सोने के मोहरे चाहिए। अकबर ने तुरंत बीरबल की मांग पूरी की। दरबार में उत्सुकता और फुसफुसाहट का माहौल छा गया। अध्याय 2, बीरबल की रहस्यमय तैयारी। बीरबल ने न तो किसी संत से मुलाकात की, न किसी धर्म ग्रंथ का अध्ययन किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी पूरी धनराशि 3 चीजों पर खर्च की। पहले दिन उन्होंने एक वृद्ध और प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया और उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने नगर के सबसे बड़े बाजार से सबसे तेज और कड़वी मिर्ची का ढेर खरीद लिया। तीसरे दिन उन्होंने एक छोटा मासूम बच्चा ढूंढा जो शाही महल के पास भीख मांगता था। किसी को भी बीरबल की इस तैयारी का अर्थ समझ नहीं आया। मुल्ला दो प्याजा ने बादशाह से शिकायत की, जहांपनाह, बीरबल मूर्खता कर रहा है।
वो आत्मा का रंग बताने के बजाय मिर्ची और बच्चों पर पैसे बर्बाद कर रहा है। अकबर ने धैर्य रखने को कहा। अध्याय 3 चित्रकार की परीक्षा रंग 1 भ्रम और क्रोध। चौथे दिन दरबार लगा। बादशाह ने पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाँ कहा और उन्होंने सबसे पहले वृद्ध चित्रकार को दरबार में पेश किया। जहांपनाह, मैंने इस महान कलाकार को 3 दिन के लिए एक ऐसे कमरे में बंद रखा जहां न सूरज की रोशनी थी न चांद की। मैंने उन्हें ढेर सारा खाना दिया पर कोई रंग, कोई ब्रश नहीं दिया। बीरबल ने चित्रकार से पूछा, कलाकार, तुमने उस 3 दिनों के अंधकार में अपनी आत्मा को किस रंग में देखा? तुम्हें अपनी भावना का कौन सा रंग सबसे मजबूती से महसूस हुआ? चित्रकार ने निराशा से कहा, काला, ब्लैक। क्यों? बादशाह ने पूछा। चित्रकार, क्योंकि 3 दिन तक मेरा मन अंधेरे में भटका, कोई काम नहीं कर सका। मुझे लग रहा था कि मेरी कला, मेरी आत्मा सब मर गई है। मेरा मन अवसाद, बेचैनी और भ्रम से भर गया था। मेरी आत्मा का रंग उस निराशा की तरह काला था। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या आत्मा का रंग काला है? दरबारियों ने कहा, नहीं, ये निराशा का रंग है, आत्मा का नहीं। बीरबल मुस्कुराए। ये हमारा पहला अवलोकन था। अब दूसरी परीक्षा। अध्याय 4 मिर्ची और मुल्ला की परीक्षा रंग 2 पीड़ा और शुद्धता। बीरबल ने अब मिर्ची का ढेर दरबार के बीच में रखवाया। उन्होंने मुल्ला 2 प्याजा को बुलाया। मुल्ला साहब, बीरबल ने चुनौती दी, आपकी बुद्धि बड़ी तेज है। अगर आप 3 मिनट तक इन मिर्ची के टुकड़ों को चबाते रहें और एक भी आंसू नहीं बहाए, तो मैं आपको सोने के 100 मोहरे दूंगा। सोने के मोहरों के लालच में मुल्ला तुरंत तैयार हो गया। मुल्ला ने जैसे ही मिर्ची चबानी शुरू की, उसका चेहरा लाल हो गया, उसकी आंखें जलने लगी और उसके कान से धुआं निकलने लगा। उसने किसी तरह 3 मिनट पूरे किए, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। मुल्ला चीख पड़ा, ओह बीरबल, ये कैसी परीक्षा? मुझे लगा मेरी आत्मा जल रही है, मेरी आत्मा जल रही है। बीरबल ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला साहब, जब आपकी आत्मा जल रही थी तो उसका रंग क्या था? मुल्ला रोते हुए बोला, लाल, सिर्फ लाल, जैसे जलती हुई आग। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, क्या आत्मा का रंग लाल है? दरबारी, नहीं, ये पीड़ा और क्रोध का रंग है, आत्मा का नहीं। बीरबल फिर मुस्कुराए। ये हमारा दूसरा अवलोकन था। अब अंतिम और निर्णायक परीक्षा। अध्याय 5 बच्चे की परीक्षा और आत्मा का वास्तविक रंग। बीरबल ने अब उस छोटे, भीख मांगने वाले बच्चे को दरबार में बुलाया। बच्चा डर रहा था। बीरबल ने उस बच्चे को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से खिलाया। फिर बीरबल ने अपने सभी 1000 मोहरे बच्चे के सामने रख दिए। बच्चे, बीरबल ने कहा, यह सारा सोना तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें इसके साथ कुछ करना होगा। बीरबल ने बच्चे को वो सारा सोना दिया। बच्चे ने सोना मुट्ठी में लिया और चारों तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले खुशी आई, फिर एक अजीब शांत चमक। बच्चे ने मुट्ठी भर सोना उठाया और चुपचाप दरबार से बाहर चला गया। कुछ देर बाद बच्चा वापस आया, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वो अपने साथ कई और गरीब, भूखे बच्चों को लाया और उसने वो सारा सोना उन सब में बराबर बांट दिया। उसके चेहरे पर एक अलौकिक, संतुष्टि भरी मुस्कान थी। बीरबल ने बादशाह की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, जब चित्रकार अंधेरे में था तो उसकी आत्मा काली थी, निराशा। जब मुल्ला लालच और दर्द में था तो उसकी आत्मा लाल थी, पीड़ा, क्रोध। लेकिन जब इस बच्चे को प्रेम और देने की शक्ति मिली तो इसने क्या किया? बीरबल ने बच्चे की ओर इशारा किया, जो अब अपने दोस्तों के साथ खुशी से खेल रहा था। जब इस बच्चे की आत्मा निष्पक्षता और संतोष के उच्चतम बिंदु पर थी, तो उसने वो किया जो उसके भीतर सबसे शुद्ध था, उसने बांटा।
बीरबल का अंतिम रहस्य। जहां पनाह। आत्मा का कोई स्थिर रंग नहीं होता। आत्मा का रंग वो रंग है जिसे मनुष्य का विचार उसे देता है। जब विचार निराश होता है तो वो काला होता है। जब वो लालच या पीड़ा से भरा होता है तो वो लाल होता है। लेकिन जब आत्मा प्रेम, करुणा और संतोष से मुक्त होती है तो उसका रंग शुद्ध, निर्मल प्रकाश होता है। और उस प्रकाश का रंग है सफेद, वाइट, जिसमें दुनिया के सभी रंग शामिल हैं, लेकिन जो खुद किसी बंधन में नहीं है। ये संतुष्टि और निष्पक्षता का रंग है। निष्कर्ष, ज्ञान का रंग। बादशाह अकबर उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी और ज्ञान के। उन्होंने बच्चे को गले लगाया और बीरबल को झुककर प्रणाम किया। बीरबल, अकबर ने कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि आत्मा का रंग स्थिर नहीं होता। ये हमारे कर्मों और विचारों का दर्पण है। बीरबल ने कहा, हां, जहां पनाह। और चूंकि एक सच्चा राजा हमेशा निष्पक्ष रहता है और अपनी प्रजा को संतुष्टि देना चाहता है, इसलिए एक राजा की आत्मा का आदर्श रंग हमेशा सफेद होना चाहिए। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और उस बच्चे को शाही संरक्षण में ले लिया। दरबार में सभी ने समझा कि आत्मा का रंग कोई रहस्य नहीं, बल्कि मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने विशाल साम्राज्य के मालिक थे, लेकिन हाल के दिनों में उनका मन दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रश्नों में अधिक उलझा रहता था। एक दिन दरबार में गंभीर चर्चा चल रही थी। बीरबल, बादशाह ने पूछा। उनकी आवाज में सामान्य मजाक नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा थी। हमने सुना है कि दुनिया में हर चीज की एक जड़ होती है, पेड़ की, नदी की, यहां तक कि हमारे साम्राज्य की भी। पर हमने आज तक ये नहीं जाना कि इस दुनिया की मूर्खता की जड़ कहाँ है। आखिर ये मूर्खता पैदा कहाँ से होती है और इसे नष्ट कैसे किया जा सकता है। सभी दरबारी, जिनमें मुख्य रूप से मुल्ला दो प्याजा और टोडरमल शामिल थे, इस सवाल से चकरा गए। ये कोई आसान प्रशासनिक या कानूनी सवाल नहीं था। ये मानव स्वभाव की गहराई में जाने वाला प्रश्न था। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत तर्क दिया, जहां पनाह, मूर्खता की जड़ है अशिक्षा। अगर लोग शिक्षित होंगे तो कोई मूर्ख नहीं रहेगा। टोडरमल ने कहा, नहीं हुजूर, मूर्खता की जड़ है लालच। लालच ही लोगों से अजीबोगरीब काम करवाता है। बीरबल शांत बैठे रहे। उनकी आंखें अकबर के चेहरे पर थी, मानो वो सवाल के पीछे छिपी हुई चिंता को पढ़ रहे हों। बादशाह ने बीरबल की ओर देखा। तुम चुप क्यों हो बीरबल? तुम तो हर चीज का हल ढूंढ लेते हो। क्या तुम भी ये नहीं बता सकते कि मूर्खता की जड़ कहाँ है? बीरबल ने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, मूर्खता की जड़ बताना आसान है, लेकिन उसे दिखाना असंभव है। ये जड़ हर जगह फैली हुई है, फिर भी कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे इस जड़ को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि प्रकट करने के लिए 7 दिन का समय चाहिए। बादशाह ने तुरंत अनुमति दे दी। अध्याय 2, बीरबल की अजीबोगरीब यात्रा। बीरबल ने महल छोड़ा और किसी पुस्तकालय या विद्वान के पास नहीं गए। उन्होंने एक साधारण व्यापारी का वेश धारण किया और नगर के सबसे गरीब और सबसे अमीर दोनों हिस्सों का दौरा किया। पहले उन्होंने गरीबी में मूर्खता की जड़ खोजी। वो एक गरीब मजदूर के पास पहुंचे जो इतनी कड़ी मेहनत कर रहा था कि उसकी हड्डियां चरमरा रही थी। बीरबल ने पूछा, भाई, तुम इतना क्यों थक रहे हो? मजदूर, क्या करूं मालिक, मैं दिन रात मेहनत करता हूं ताकि एक दिन मैं अपने बेटे को ये मजदूरी न करनी पड़े। मैं उसे पढ़ाना चाहता हूं। निष्कर्ष, बीरबल का मनन ये मूर्खता नहीं, ये तो बलिदान है। फिर बीरबल अमीरी में मूर्खता की जड़ खोजने गए। वो एक सेठ के पास पहुंचे जिसने अपनी बेटी की शादी में सोने के इतने आभूषण लुटा दिए थे कि उसका खजाना लगभग खाली हो गया था। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, आपने इतना धन क्यों लुटाया? सेठ, क्या करूं भाई, समाज में नाक ऊंची रखनी थी। अगर मैं ऐसा न करता तो लोग मुझे गरीब समझते।
निष्कर्ष, बीरबल का मनन ये मूर्खता नहीं, ये तो सामाजिक दबाव है। बीरबल हैरान रह गए। मूर्खता की कोई एक जड़ कहीं नहीं दिख रही थी। छठे दिन तंग आकर बीरबल शहर से बाहर निकल गए और एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल में उन्हें दो लोग मिले। एक किसान जो अपने खेत को छोड़कर जंगल की मिट्टी में फसल उगाने की कोशिश कर रहा था। एक साधु जो अपनी आंखें बंद करके एक घने पेड़ की शाखा पर बैठा था और जोर जोर से ईश्वर का नाम जप रहा था। तानसेन ने किसान से पूछा, भाई, तुम उपजाऊ खेत छोड़कर जंगल में क्यों मेहनत कर रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मुझे सपना आया कि यहां सोने की फसल उगेगी। मैं अपनी सारी जमीन बेचकर यहां आ गया हूं। निष्कर्ष, बीरबल का मनन ये अंधविश्वास है, मूर्खता नहीं। बीरबल ने साधु से पूछा, महात्मा, आप आंखें बंद करके पेड़ पर क्यों बैठे हैं? साधु ने आंखें खोलकर कहा, मैं संसार की माया से बचने के लिए, शून्य को प्राप्त करने के लिए बैठा हूं। मुझे डर है कि अगर मैं जमीन पर उतरूंगा तो कहीं मेरी तपस्या भंग